Hello students, I welcome all of you in this second part of normal distribution. लास्ट वाले पार्ट में हमने थ्योरी भी सीखी थी और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। कुछ और थ्योरी के पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्वार्टाइल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वार्टाइल इसको बोलते हैं जो किसी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, नॉर्मल कर्व का जो कंप्लीट एरिया होता है वो 1 होता है और इस 1 के यदि मैं 4 पार्ट कर देता हूं तो ईच पार्ट मेरा 0.25 का बनता है। तो ये जो मेरे दो बाउंड्री लाइन है ये दोनों, ये मेरे क्वार्टाइल्स कहलाते हैं। ये Q1 लोअर क्वार्टाइल और ये Q2 मेरा कहलाएगा अपर क्वार्टाइल। इज दैट क्लियर। अब ये जो Q1 होता है इसका वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है म्यू माइनस 0.67 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, और ये जो Q3 निकालने का फार्मूला होता है वो होता है म्यू प्लस 0.67 सिग्मा। इज दैट क्लियर। अब ये दोनों को हम ऐड कर लें, सपोज Q1 और Q3 को। ये अच्छे से विजिबल नहीं, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। Q1 इक्वल टू था मेरा म्यू माइनस 0.67 सिग्मा, और ये जो मेरा Q3 था ये मेरा म्यू प्लस 0.67 सिग्मा, और इन दोनों को यदि अपन ऐड कर लेते हैं तो ये मेरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा म्यू प्लस म्यू कितना हो जाएगा 2 म्यू, और ये मेरा बनेगा Q1 प्लस Q3। तो ये मेरा म्यू इक्वल टू बनेगा Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा पार्ट म्यू बन गया। इज दैट क्लियर। डू रिमेंबर दिस फार्मूला। तो यहाँ पर ये मेरा वही चीज़ मैंने लिखी है, Q1 और Q3 को ऐड करके 2 म्यू डायरेक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने कैंसिल करके बता दिया। तो म्यू का वैल्यू आ गया Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको बोलते हैं जो म्यू से सिग्मा डिस्टेंस जितना लेफ्ट में और म्यू से सिग्मा डिस्टेंस जितना राइट में, राइट। तो ये यहाँ पर आपने कभी वाटर पार्क में ये स्लाइड्स देखी होगी, है ना, इस तरह की होती है ना, तो उसके अंदर एक ऐसा हल्का सा यहाँ पर एक टिल्ट टर्निंग पॉइंट आता है। तो यही हमारा यहाँ पर इस टाइप का पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। शायद बहुत दिनों से आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है। तो ये कोरोना के कारण सब कुछ हो पाया है, ये सब, है ना, ये हुआ है, हो पाया क्या, हो गया ऐसा। तो ये यहाँ पर ये म्यू माइनस सिग्मा और ये म्यू प्लस सिग्मा, ये दोनों हमारे टर्निंग पॉइंट्स है, तो इनको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डू रिमेंबर। अच्छा, कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें हमको पता होना ही चाहिए, उनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। एक तो म्यू और एक सिग्मा स्क्वायर, यानी सिग्मा स्क्वायर एक ही बात है, कुछ भी मिल जाए तो हमको चलेगा। तो कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो कि एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, तो समझ जाना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें ये नंबर मीन है और ये नंबर मेरा वेरिएंस है। ये लिखने का तरीका होता है। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सपोज कहीं पे भी आपको बोला है कि फाई 1.8413 है और यदि Z1 निकालना हो, यानी कि Z वैल्यू 1 पे, यानी 1 का एरिया कितना, तो आप इसमें से 0.5 माइनस कर लेना। तो 0.8413 यदि ये दिया है और इसमें से माइनस करेंगे 0.5, यानी कि 3 जीरो और लगा लो, आपको जितना लगाना हो लगाओ, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। 0.3413 ये मेरा आ गया Z इक्वल टू 1 का एरिया। इज दैट क्लियर। चलिए, इस थ्योरी के बाद हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसके अंदर हम सबसे पहले एक डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं मैं कि क्वेश्चन में दिया है कि एक नॉर्मल कर्व के अंदर मीन हाइट दे रखी है म्यू, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, म्यू दे रखा है 150 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 15। इज दैट क्लियर। और आपको पूछा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का परसेंटेज पूछा है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम 130 टू 180, तो ये 135 सॉरी से लगा करके 180 तक, ये हमको कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर। अब साथ में ये दे रखा है फाई 1 इक्वल टू 0.8413 और साथ में ये भी दिया है फाई 2 इक्वल टू 0.9772। अब सबसे पहला काम हमको क्या करना, नॉर्मल कर्व का डायग्राम बनाना। हमको नॉर्मल कर्व बना करके उसके बाद ये सारे वैल्यूज उसके अंदर हमको लिखना है। ये हमारा नॉर्मल कर्व, ये इसका सेंटर है और म्यू हमेशा हम सेंटर पे लिखते हैं, म्यू इक्वल टू दैट इज 150। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा 15, और हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 135 से 180 के बीच के स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकालना। अब 135 इससे कम है
वो किधर आएगा, लेफ्ट में कहीं पे भी लिख दो चलेगा, x इक्वल टू 135, और 180 किधर आएगा, राइट साइड में आएगा, तो x इक्वल टू मेरा बनेगा 180। अब सबसे पहला काम इन दोनों के z वैल्यू निकालना। इज दैट क्लियर? तो z ये वाला और z ये वाला दोनों हम फाइंड करेंगे। तो z का क्या फार्मूला था गाइस, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x कितना है यहाँ पर 135, म्यू कितना है यहाँ पर 150, सिग्मा कितना है 15, तो ये मेरा z बना -15 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि फाइनली मेरा z आया -1। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -1, और ये वाला z मेरा बनेगा 180 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 15, तो ये मेरा 30 डिवाइडेड बाय 15, तो ये मेरा z इधर का बनेगा 2। इज दैट क्लियर? अब आपको कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए, आपको चाहिए 135 से 180 तक का। इसका मतलब मेरे को ये वाला एरिया चाहिए और एक ये वाला एरिया चाहिए, फिर इन दोनों को मेरे को ऐड करना है। इज दैट क्लियर गाइस? ये दोनों एरिया को मेरे को ऐड करना रहेगा। तो वो देखो अब मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ। ये जो 2 का एरिया है, z इक्वल टू 2 का चाहिए, मतलब ये एरिया चाहिए, और ये जो 5 2 रहता है ना गाइज, ये इस 2 से पहले का कंप्लीट एरिया यहाँ तक का रहता है, कंप्लीट। अब हम ये जानते हैं कि ये 0.5 मुझे चाहिए ही नहीं, तो ये इसमें से बस माइनस कर लेंगे। और मैंने बताया भी था कि 5 2 यदि इतना है तो मेरा z2 कितना बन जाएगा, इसमें से 0.5 माइनस कर लेंगे, तो पॉइंट बस इसी में से 5 कम कर लो, तो 4772। इज दैट क्लियर? तो ये वाला जो मेरे एरिया बनेगा, ये वाला, ये मेरा बनेगा 0.4772, ये वाला 0.4772, और ये जो मेरा एरिया बनेगा, ये मेरा बनेगा 1 का एरिया, यानी 5 इतना है, तो मेरा z1 हो जाएगा 0.3413। अगेन मैंने 0.5 माइनस कर लिया, तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर 0.3413, है ना। ये माइनस का टेंशन नहीं लेना, पहले भी बताया था मैंने कि माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन शो करता, अदरवाइज मेरा एरिया है। नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मेरे को टोटल एरिया चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो मेरा कंप्लीट एरिया बनेगा 0.3413 और 0.4772, ये दोनों मैं ऐड कर लूंगा। .8185 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? यदि परसेंटेज में आंसर चाहिए तो उसी आंसर को ऐसा बोल दिया करो, 81.85%। परसेंट लगाना तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया करो 2 डिजिट आगे। इज दैट क्लियर गाइज? हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन केस कभी आपको ये पूछा होता कि ये कितना है, मतलब ये वाला एरिया जो 180 से मोर है, मोर देन 180 का पूछा है, तो कैसे निकालोगे? आपको पता है कि यहाँ सेंटर से आगे एंड तक 0.5 होता है, उसमें से ये हमें पता है 0.4772, तो 0.5 में से माइनस कर लेंगे 0.4772। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आ जाएगा 0.5 माइनस 0.4772, 0.5 माइनस 0.4772, तो ये मेरा बनेगा 0.0228। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और इनकेस कभी आपको ये पूछा हो लेस देन 135, लेस देन 135 का मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है। अब मुझे ये पता है कि सेंटर से एंड तक 0.5 होता है, उसमें से ये 0.3413 है, तो अगेन मेरा आंसर हो जाएगा 0.5 माइनस 0.3413। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा 0.5 माइनस 0.3413। यदि मैं निकालता हूँ तो ये मेरा माइनस करने के बाद बनेगा गाइस 0.5 माइनस 0.3413 इक्वल टू 0.1587, तो ये मेरा बना 0.1587। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से ये वाली चीज़ों के हम आंसर निकाल सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो आपका मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया है x इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा लिखने का वे होता है जिसका मीन है 25 और जिसका वेरिएंस है 100। मैंने बोला था ना, इसको मीन बोलते हैं, इसको वेरिएंस बोलते हैं, कुछ लिखा नहीं हो तो यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है। और साथ में दिया है फाइंड बी, बी हमको फाइंड करना है, स्मॉल बी, सच दैट 25 से लगा करके बी तक का जो एरिया है वो है 0.4772।
ये आपका क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? तो और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है 5 इक्वल टू 0.9772। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्या हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपन नॉर्मल कर्व का डायग्राम बना लेंगे। तो ये नॉर्मल कर्व का डायग्राम बना देता हूं मैं। ये सेंटर लाइन है, म्यू पता है ना 25, तो यहां लिख देते हैं म्यू इक्वल टू 25। सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो यहाँ 100 वेरिएंस है, तो उसका अंडर रूट मेरा 10 हो गया, क्योंकि ये जो रहता है ना, ये म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर ये रहता है यहाँ पर जो भी लिखते हैं ऐसा। इज दैट क्लियर? इससे कंपेयर करके देखो तो ये मीन है और ये वेरिएंस 100 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो गया। अब आपको क्या पूछा है, 25 से बी तक का एरिया है ना। अब 25 यानी लोअर लिमिट है इसकी, और वहां से बी तक जाना है। अब बी किधर होगा, राइट साइड में कहीं भी ले लो, तो ये मेरा बी हो गया। x इक्वल टू बी आप ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ का वैल्यू है ये। और वो एरिया दिया है 0.4772, तो मैं यहाँ लिख दूं 0.4772। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा एरिया हो गया 0.4772, और अब मेरे को ये वैल्यू निकालना b का, यहाँ का z चाहिए मेरे को। और क्वेश्चन में दिया है 52.9772, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा Z2 होगा वो हो जाएगा मेरा 0.4772। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई एरिया 0.4772 है तो वो किस Z का है, 2 का। यहाँ पर भी उल्टा सोचो कि यदि एरिया इतना है तो Z कितना होगा, 2। मिला ना आंसर आपको? तो ये चीज़ को ऐसे यूटिलाइज करना। अब अपना फार्मूला क्या था, Z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब Z आपका यहाँ पर 2 है, x आपका b है, x की वैल्यू b है, नहीं पता वही तो निकालना है। माइनस म्यू यानी मीन कितना दे रखा है 25, सिग्मा कितना है 10, 10 टू जा कितना 20 इक्वल टू b माइनस 25। तो ये 25 भी इधर ले लो तो 45 इक्वल टू b। तो ये मेरे को b का वैल्यू पता चल गया। इज दैट क्लियर? सो b इक्वल टू 45 इज माई आंसर। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आपको उल्टा सोचना पड़ेगा, एरिया इतना है तो z कितना है। साथ में एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और यहां बता देना चाहूंगा। सपोज करिए ये नॉर्मल कर्व है, और जिन लोगों का नॉर्मल कर्व है उनकी भीड़ टोटल है 2000 लोगों की, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और सपोज करिए मैं आपको बोलता हूं कि ये जो इतनी सी पट्टी है, इस भीड़ के अंदर जितने लोग हैं वो हैं 200। इज दैट क्लियर? तो इन लोगों का एरिया कितना होगा? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ मत करो, आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दो, यानी 200 डिवाइडेड बाय 2000, तो मेरा आंसर आ गया 0.1। यानी पूरा 1 है ये कर्व, तो ये इतना सा एरिया मेरा 0.1 है। परसेंटेज में बात करेंगे तो 10% बोल सकते हो, एक ही बात है, 0.1 बोलो या 10% बोलो, एक ही चीज़ है। तो कई बार इस तरह की सिचुएशंस भी हमें मिलेंगी, एक क्वेश्चन आएगा जब आपको बताऊंगा मैं ऐसा। यस गाइस, क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन ले ही लेते हैं जिसमें इस तरह की कॉन्सेप्ट दिया हुआ। अब एक फैक्ट्री है, स्टोरी समझ लो पहले क्वेश्चन की। फैक्ट्री के अंदर जो मीन वेजेज है वो दे रखा है 200, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 20, और टोटल पर्सन्स इन द फैक्ट्री वो भी दे रखा है 2000, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इज दैट क्लियर? तो आपको मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, और फैक्ट्री के अंदर 2000 वर्कर है टोटल, ये दिया हुआ है। तो पूछा क्या है फिर, फाइंड क्या करना है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड द लोएस्ट वेज अमंग 197 रिचेस्ट वर्कर्स। रिचेस्ट वर्कर्स बोल दो या हाईएस्ट पेड वर्कर्स बोल दो, एक ही बात है। इज दैट क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन के साथ में आपको ये दिया हुआ है कि z वैल्यू 1.29 का है 0.4015। दिस इज गिवन विद द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलिए सबसे पहला काम क्या करना है,
डायग्राम बनाना है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको पता चले कि क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डायग्राम बना के आगे बढ़ना है। तो चलिए एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं नॉर्मल कर्व का। ये मेरी सेंटर लाइन है, मीन कितना दिया 200, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 200। स्टैंडर्ड डेविएशन 20, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टैंडर्ड डेविएशन 20। अच्छा, इस पूरी फैक्ट्री में लोग कितने 2000, तो ये पूरी जो भीड़ है, पूरा जो क्राउड है वो कितने लोगों का है 2000 लोगों का है। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पर इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ, 2000 लोगों का पूरा क्राउड है ये। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला है कि लोएस्ट वेज अमंग 197 रिचेस्ट वर्कर्स। अब जिनका वेजेस 200 से कम है वो वर्कर इधर होंगे और जिनका ज़्यादा है वो इधर होंगे, तो रिचेस्ट किस साइड होंगे, एकदम टॉप राइट में होंगे यहाँ, यस नो। और 197 वर्कर है रिचेस्ट, तो ये भीड़ मेरे 197 लोगों की है। इज दैट क्लियर? तो इनका एरिया कितना होगा पहले तो ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए, है ना। चलिए, इस पूरी भीड़ का एरिया कितना, 2000 लोगों का एरिया, पूरा कर्व का 1। और यदि ये 1 है तो ये कितना, ये मैंने अभी अभी सिखाया था, कुछ मत करो, 197 को डिवाइड कर लो 2000 से, तो बस ये वाली पट्टी का एरिया पता लग जाएगा। इज दैट क्लियर? सो 197 डिवाइडेड बाय 2000 आप कैलसी से करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0985। तो मेरे को ये एरिया पता चल गया 0.0985। कौन सा एरिया, ये वाला। चलिए, अब ये मुझे पता करना है x कितना होगा, z मुझे पता नहीं है, और ये भी मेरे को पता है कि z का रिलेशन इस एरिया से होता है। इज दैट क्लियर? इससे नहीं होता, इससे होता है। और ये एरिया मुझे पता चल चुका है 0.0985, और मुझे ये भी पता है कि ये यहाँ से लगा करके एंड तक का एरिया 0.5 होता है, तो 0.5 में से ये वाला माइनस कर दूँ मैं 0.0985, तो ये मेरा बचेगा एरिया 0.4015। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर 0.4015 आपका एरिया है, ये वाला पूरा, और एरिया ये है तो इसका z यहाँ लिखना है मेरे को। और क्वेश्चन में दिया है कि यदि 1.29 कोई z है तो उसका एरिया ये होता है 0.4015। इसका मतलब ये 0.4015 कौन से z का एरिया, 1.29 का एरिया है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपके पास z है, सिग्मा है, म्यू है, x ही तो निकालना है, फार्मूला भी है हमारे पास। z इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो z मेरा कितना है 1.29, x मेरा कितना है नहीं पता, म्यू 200, सिग्मा 20। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा बनेगा x 1.29 इंटू 20। तो 1.29 को पहले 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.29 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये मेरा बनेगा 25.8। तो 25.8 इक्वल टू मेरा बनेगा x माइनस 200। ये 200 को इधर ले लेंगे तो 225.8 मेरा बन गया x। तो ये मेरा बन गया रिचेस्ट जो वर्कर्स है उनका लोएस्ट वेज पता चल गया, ये वैल्यू 225.8। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। सपोज इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि हाईएस्ट वेज अमंग 197 लोएस्ट पेड वर्कर्स, जो 197 लोएस्ट पेड वर्कर है वो किस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, सबसे कम पैसे पाने वाले। कितने लोग हैं ये 197, ये भी। तो जब ये 197 था तो एरिया इतना था, तो जब ये 197 है तब भी एरिया इतना ही होगा 0.0985 गाइस, यस नो। अच्छा, ये 0.0985 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, तो अगेन जो बचा हुआ एरिया वही होगा 0.4015, यस नो। तो अब आपको यहाँ का x पता करना है और यहाँ का z भी उतना ही होगा जितना यहाँ का z था। तो ये भी कितना होगा 1.29। बस इतना सा याद रखना गाइस कि कोई भी z राइट में लिखो तो प्लस का लिखा करो और लेफ्ट में लिखो तो माइनस का लिखना है। इज दैट क्लियर? अगेन वी अप्लाई द सेम फार्मूला, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो माइनस 1.29 इक्वल टू एक्स कितना मेरा 200,
सॉरी एक्स फाइंड करना, म्यू कितना 200, सिग्मा कितना 20, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक्स आ जाएगा 174.2। इज दैट क्लियर है गाइस? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो इतना भी करने की कहाँ जरूरत थी, जितना इधर है ये उतना का उतना ही इधर है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन दोनों तरफ सेम है, कर तो सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका वैल्यू आया था 225.8, यही था ना 225.8, ये पता चल गया जो हमारा नहीं पता था। इसका मतलब 200 से जितना ये ज़्यादा है उतना ही ये कम होना चाहिए इधर, तो 200 में से माइनस करो 25.8 तो वही तो आ रहा 174.2। सो दैट वे वी कैन डिटरमाइन द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है ग्रुप ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का एक ग्रुप है, फाइव परसेंट आर बिलो 60 इंच हाइट। ये क्वेश्चन में दिया है 5% लोग ऐसे हैं जो 60 इंच हाइट से कम हैं और 40% आर बिटवीन 60 इंच एंड 65 इंच। अब यहाँ पर कहानी उल्टी है, म्यू और सिग्मा ये पूछा है, ये नहीं दिया है। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको दे रखी है, z वैल्यू दे रखा है 0.13 का 0.05, और दूसरी इंफॉर्मेशन है z वैल्यू दे रखा है 1.65 का, और वो वैल्यू दे रखा है आपको 0.45। डबल जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर गाइज? अब इसको कैसे सॉल्व करना वो देखिए। जैसा मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहला काम क्या करना है, नॉर्मल कर्व का डायग्राम बनाना है। फिर से एक ब्यूटीफुल डायग्राम नॉर्मल कर्व का बनाने का ट्राई करेंगे। एक बच्चे को एक बार हमने बोला कि तू 5 सेंटीमीटर की लाइन यदि तेरे को बनानी हो तो कैसे बनाएगा? बोले मैं स्केल लूंगा, ये ऐसे लाइन बना दूंगा, कुछ भी। उसने ऐसे हाथ से ही बता दिया ये 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब तू 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी हो तो कैसे बनाएगा? बोले मैं स्केल लूंगा, ये लाइन बना दी मैंने, ये 10 सेंटीमीटर। अब देखो उसका रफ उसने किया है, लेकिन फिर भी कितना गलत दिख रहा है कि 5 सेंटीमीटर तो इतना बड़ा और 10 सेंटीमीटर इतना सा। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी। अब क्वेश्चन में बोला है कि 5% लोग 60 इंच हाइट से कम हैं। अब ये 60 कहीं न कहीं आएगा इस पूरी बेस लाइन पे, और उससे कम लोग कितने हैं? 5% है ना। अब यदि कोई बोलते नहीं मैं तो 60 यहाँ लिखूंगा, यहाँ 60 लिखूंगा, तो यहाँ से पीछे वाले 5% तो कितना गलत लगेगा। ये यहाँ से यहाँ तक ही 50% होता है, तो इसके लेफ्ट में 5% तो और ज़्यादा ही होंगे। 50 से 5% कहाँ आना चाहिए? कोई बोले नहीं मैं तो 60 यहाँ लिख दूंगा जहाँ मीन लिखते हैं, तो इसके लेफ्ट में तो 50% है। तो ऐसा कहाँ लिखें कि वो सही लगे? 5% 60 के लेफ्ट में है, इसका मतलब 60 ऐसी जगह आना चाहिए जिसके लेफ्ट में सिर्फ 5% हो और उसके राइट में पूरा 95% बचा कुचा हो। तो गाइज मेरे को यहाँ कहीं लिखना चाहिए x = 60, और इसके पीछे वाला ये जो एरिया ये 5% है, तो कैन आई से दिस इज 0.05। ये मेरा एरिया हो गया 0.05। 5% का यही मीनिंग होता है, यस नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में बोला कि 40% आर बिटवीन 60 एंड 65। अब 65 ये तो पक्का है, 60 से बड़ा है तो आएगा तो इसके राइट में। अब प्रॉब्लम है कि सेंटर पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा या नहीं करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है ना। 60 और 65 के बीच में 40% लोग हैं, तो यदि मैं 65 जहाँ भी लिखूँगा 45% 65 और 60 के बीच में है, और ये 5% पहले से ये है, तो 5% ये मेरा 45% हो गया यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ से 40% मेरा और पीछे ही आएगा, क्योंकि ये सेंटर लाइन को तो क्रॉस नहीं करेगा, तब जा कर के ये सही लगेगा, है ना। तो ये एरिया हो गया मेरा x = 65, और ये मेरा हो गया 0.40 या 40%, एक ही बात है।
ये मेरा 5% है, ये मेरा 40% है, तब दोनों का टोटल 45% हो गया और ये अभी भी मेरा 5% बचा है। इज दैट क्लियर? तो ये सही लिखा करो, आपको कहीं भी गलत नहीं दिखे। ये आपके डायग्राम में जितने वैल्यू जितने डेटा आप लिखते हो वो करेक्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेंटर लाइन है, कौन सा वाला? ये वाला, याद रखना। इसी जगह नीचे म्यू लिखते हैं अपने को, जो अपने को पता नहीं है, ना सिग्मा पता है ना म्यू पता है। हाँ, इतना हम जानते हैं कि ये जो एरिया है मेरा ये वाला, इसी का कनेक्शन इस वाले जेड से होता है ना। और ये एरिया है कितना, क्या निकाल सकते हैं अपन? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ये 0.4 है और ये 0.05 है ये वाला, तो 0.05 और 0.45 हो गया, तो बचा कितना? 0.05, क्योंकि 0.5 होता है यहाँ से यहाँ तक। और यदि एरिया 0.05 है तो उसका z कितना होगा गाइस? ये आप यहाँ देखो, 0.05 एरिया कौन से z का है? 0.13 का। तो ये उल्टा चलना है यहाँ पर कि ये 0.13 यहाँ लिखना है गाइस। इज दैट क्लियर? है ना। चलिए अब यहाँ का z लिखेंगे। यहाँ का z लिखने के लिए एरिया ये वाला नहीं लेना, इधर वाला, सेंटर से। ऑलवेज एरिया कहाँ से मेजर करेंगे? सेंटर से। सेंटर से यहाँ तक मैं और क्लियर कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ABCD, आई एम टेलिंग दिस एरिया। तो ये इसका जो एरिया होगा ABCD, यानी कि 0.05 और 0.4, कितना? 0.45। तो ये 0.45 एरिया मेरा कहाँ से? यहाँ से लगा करके यहाँ तक का। इसका जो z होगा वो यहाँ से फिर निकल जाएगा। ये 0.45 का z कितना? 1.65। तो ये मेरा हो गया 1.65। इज दैट क्लियर? सब सही लिखा मैंने, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? एक गलती मैंने जानबूझ के करी है, बहुत बड़ी गलती हो रही है, आपको याद रखना है ऐसी चीज़ों का, है ना। और वो ये है कि सेंटर के लेफ्ट में जितने भी z होते हैं उनके साथ क्या लगाना चाहिए? माइनस गाइज, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो ये दोनों z सेंटर के लेफ्ट के, तो दोनों के साथ क्या लगेगा? माइनस लगेगा। बस अब तो दो इक्वेशन बनाना, नथिंग न्यू। पहली इक्वेशन बनेगी वही z, पहली इक्वेशन इसकी बना लेते हैं, -1.65 z इक्वल टू x कितना यहाँ? 60, माइनस म्यू नहीं पता, सिग्मा नहीं पता। ये मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इस वाले z की बनेगी तो -0.13 इक्वल टू 65 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये मेरा बनेगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1.65 सिग्मा इक्वल टू 60 माइनस म्यू। और ये दूसरे में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो -0.13 सिग्मा इक्वल टू 65 माइनस म्यू। अब किसी एक को तो कैंसिल करना होगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ प्लस कर देते, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये मेरा म्यू कैंसिल हो गया। तो ये मेरा 60 माइनस 65, तो ये मेरा -5 हो गया, और ये मेरा हो जाएगा -1.65, तो माइनस का, और 0.13 प्लस का। तो ऐसे ही अंदाज़ा लग जाएगा ना कितना बचा, 1.52 सिग्मा, यही आएगा माइनस का, माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो सिग्मा इक्वल टू मेरा बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 1.52। इज दैट क्लियर? इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 5 डिवाइडेड बाय 1.52, तो ये मेरा बनेगा 3.28। तो ये मेरा सिग्मा आ गया 3.28। इज दैट क्लियर गाइज? और सिग्मा पता चल गया, अब म्यू पता करना है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लो। इसमें कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो -1.65 सिग्मा, सिग्मा कितना? 1.28 इक्वल टू 60 माइनस म्यू। अब इस 3.28 को 1.65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 3.28 इक्वल टू बनेगा 5.41। तो ये आ जाएगा मेरा -5.41 इक्वल टू 60 माइनस म्यू। तो इसका मतलब म्यू को इधर ले लेते हैं, तो ये मेरा इधर आ जाएगा, तो ये मेरा बनेगा 60 माइनस 5.41। इज दैट क्लियर? तो 60 में से माइनस कर लो 5.41, 60 माइनस 5.41, तो ये मेरा बनेगा अप्रोक्सीमेटली 54 के आसपास, 54.5। क्या चीज़ आ गई? म्यू।
गाइस कुछ गलत हुआ है यहाँ पे कि म्यू का वैल्यू 65, तो एक्स यहीं पर है, इसका मतलब ये वैल्यू तो ज़्यादा ही आनी चाहिए, है ना। गलत हुआ ना, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस होएगा ना गाइस। यस यस यस, तो ये मेरा बनेगा 65.41, दैट इज़ माई आंसर। क्योंकि 65 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए ना, इसके राइट में है, तो मैंने बोला ना कि सब चीज़ें सही दिखना चाहिए, होना भी चाहिए। सो दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन। बस एक लास्ट क्वेश्चन हम और लेंगे, उसके बाद हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाइंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन की स्टोरी है, उसके अंदर ये दिया है कि पासिंग मार्क्स 30 है और डिस्टिंक्शन मिलता है 80 पे। पासिंग मार्क्स इतना, डिस्टिंक्शन इतना, इज दैट क्लियर। 10% स्टूडेंट फेल हो गए, ये क्वेश्चन में दिया है, एंड 5% गॉट डिस्टिंक्शन, और 5% बच्चों को डिस्टिंक्शन मिली। फाइंड म्यू एंड सिग्मा, ये दोनों चीज आपको फाइंड करने का बोला है। इज दैट क्लियर। अब मैं आपको दो चीजें दे देता हूं, एक तो मेरा z वैल्यू दे रखा है 1.28 का z वैल्यू दे रखा है, यानी कि एरिया ऑफ z 1.28 इक्वल टू 0.4, और दूसरा दे रखा है z 1.65 इक्वल टू 0.45। ये सारा आपको क्वेश्चन के साथ में दिया है। इज दैट क्लियर गाइज। चलिएगा, अब इसके बाद हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद ही सारी चीजें अपन सोचेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की अभी तक, तो ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले नॉर्मल कर्व का डायग्राम बना लेते हैं। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी जियादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। यस गाइस, तो यहां पर नॉर्मल कर्व का डायग्राम बनाने के बाद हमने बोला कि 10% बच्चे फेल हो गए, तो फेल 10% ये वाले, तो यहां पर 10% बच्चे फेल हो गए और पासिंग मार्क्स 30 है, तो यहां पर लिखेंगे हम x इक्वल टू 30, है ना। ऐसी गलती मत करना 30 यहां लिख के बोल दो कि इतने सारे फेल है और ये 10% है, ये गलत लगेगा, क्योंकि यहां से 50% तो यहां तक ही हो गया, तो ये 10% यानी 0.1, ये 30 पे बच्चे पास होते हैं, तो ये फेल वाले बच्चों की भीड़ है। और x इक्वल टू यहाँ मैं 80 लिख देता हूँ। डिस्टिंक्शन मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 5% है, तो ये मेरा आ जाएगा 5%, और 5% यानी मेरा हो गया 0.05। इज दैट क्लियर। ना मुझे म्यू का पता है, ना मुझे सिग्मा का पता है, वही तो फाइंड करना है गाइज। ये पूरा 0.5 होता है, 0.1 है, तो ये बचा कितना 0.4, और ये 0.05 है और पूरा 0.5 होता है, तो बचा कितना 0.45। बहुत आसान है गाइज। और ये 0.4 यदि एरिया है, सेंटर पे z0 होता है, तो 0 से यहाँ तक का एरिया है 0.4, तो 0.4 किस z का एरिया, 1.28 का क्वेश्चन में दिया है, तो ये z पक्के से क्या हो गया 1.28, और ये वाला z कितना हो जाएगा, ये 0.45 किस z का एरिया है 1.65 का। ये बोलेंगे नहीं अलग से कि 0 से 1.65, अंडरस्टूड है, यानी 0 से ही वहाँ तक लेना है, सेंटर पे 0 होता है, तो 0 से ये 1.65 का एरिया है ये। इज दैट क्लियर। कुछ गलती पकड़ में आई ना। यस, ये लेफ्ट का z है, तो इसके साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब फिर से दो इक्वेशन अपनी बनेगी, तो ये मेरा बनेगा इक्वेशन 30 इक्वल टू -1.28 इक्वल टू 30 माइनस म्यू बाय सिग्मा, और दूसरी बनेगी मेरी 1.65 इक्वल टू 80 माइनस म्यू बाय सिग्मा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.28 सिग्मा इक्वल टू 30 माइनस म्यू, और ये 1.65 सिग्मा
इक्वल टू मेरा बनेगा 80 माइनस म्यू। दो इक्वेशन आ गई ना, वैसे ही सॉल्व करना है। ये प्लस का ये माइनस ले लो, ये माइनस ये प्लस, ये मेरा म्यू कैंसल, और ये मेरा आ जाएगा 30 माइनस 80 यानी माइनस 50, और ये मेरा बनेगा 1.28 और 1.65 दोनों का ऐड ही करें तो नेगेटिव ही आएगा। टू 2.93 सिग्मा ऐसे ही आ रहा है। ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा मेरा 50 डिवाइडेड बाय 2.93। इज दैट क्लियर गाइज? और 50 को डिवाइड करेंगे 2.93 से तो क्या बनेगा, 50 डिवाइडेड बाय 2.93, तो ये मेरा बनेगा 17.06। 17 ही लिख दो चलेगा अप्रोक्सीमेटली। सिग्मा पता चल गया, अब म्यू पता करना है। तो म्यू पता करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, इसमें रख देते हैं स्टार्ट वाली में। तो माइनस 1.28 सिग्मा यानी कि 17 इक्वल टू 30 माइनस म्यू। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये माइनस 1.28 इंटू 17 कर देते हैं, 1.28 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो ये मेरे को मिलेगा 21.76। तो ये मेरा हो जाएगा 21.76 इक्वल टू 30 माइनस म्यू, और ये म्यू इधर आ जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 51.76। दिस इज माय मीन। इज दैट क्लियर? म्यू को उधर ले लिया और ये इधर ले लिया 21.76 को, तो ये म्यू आ गया 51.76, और सिग्मा आ जाएगा आपका 17। Is that clear guys? So this is all about the normal distribution. Thank you so much. Have a nice day.